हर दिन बदल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइंस में, खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। और ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज का एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। पंजाब में आज से आंशिक रूप से रेल सेवाएं हो सकती हैं बहाल। किसानों के रेल रोको आंदोलन को समाप्त करने के फैसले के बाद रेल सेवाएं होंगी शुरू। रेल मंत्रालय और पंजाब सरकार सुचारू सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए उठा रहे हैं कदम। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ महाराष्ट्र में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए आज से खुल रहे हैं स्कूल। शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है कोविड-19 नमूनों की जांच। वहीं मुंबई में बीएमसी के क्षेत्राधिकार में आने वाले इलाके नासिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड और कुछ अन्य इलाकों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल बंद रखने का फैसला। बिहार में नवगठित बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाएंगे पद एवं गोपनीयता की शपथ। 25 नवंबर को नए अध्यक्ष का होगा चुनाव। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे बिहार में नवगठित विधानसभा के पहले सत्र की, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। सत्र 27 नवंबर तक जारी रहेगा। कोरोना महामारी के कारण सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए सत्र का आयोजन केंद्रीय हॉल में किया जाएगा। नवनिर्वाचित सदस्यों को आज प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी शपथ दिलाएंगे। 25 नवंबर को नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। राज्यपाल फागू चौहान 26 नवंबर को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और इसके बाद अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। और पटना से सलमान हैदर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये खास रहने वाला है जो वर्तमान सत्र है, और राज्यपाल के अभिभाषण पर तो सबकी नज़र रहेगी ही कि क्या कुछ रोड मैप तय करती है बिहार की सरकार, लेकिन साथ ही साथ इस पर भी नज़र रहेगी कि कौन होगा अगला अध्यक्ष। जी, ये ज़रूर है कि ये जो नया सत्र है, जो पहला सत्र है 17वीं बिहार विधानसभा का, ये बहुत ही हंगामी रहने वाला है। हालांकि आज से शुरू हो रहे सत्र में तो जो औपचारिकताएं हैं केवल वही पूरी की जाएंगी। हालांकि इस दौरान भी विपक्ष जो है आक्रामक हो सकता है, लेकिन जो नई विधानसभा है, खास तौर पर जो राज्यपाल अभिभाषण देंगे उसमें निश्चित रूप से 7 निश्चय वर्जन 2 की बात करेंगे वो, और जो विकास की योजनाएं पिछले 15 सालों से नीतीश के मुख्यमंत्रित्व काल में चल रही थी उसको कंटिन्यू करने और उसके आयाम को और बढ़ाने की भी बात होगी। और साथ ही साथ सबकी नजर इस बात पर भी है कि कौन नया अध्यक्ष होता है, विधानसभा का स्पीकर कौन नया होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो घटक दल है एनडीए के, उनमें सबसे बड़ी संख्या 74 की बीजेपी की है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की जो सदस्य संख्या है वो पहले के मुकाबले काफी घट गई है। तो ये देखने वाली बात होगी और सबकी जो नजरें लगी हुई हैं, विश्लेषकों की नजरें भी लगी हुई हैं कि कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा। फिलहाल ये औपचारिक सत्र है, पहला सत्र है, इसलिए देखने वाली बात होगी और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से इसे हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। जी निखिल।
जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण पर निगाहें लगी हुई हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कुछ खास रहेगा, किस तरह से, क्योंकि एक समझा जाता है कि जो सरकार का अगले 5 वर्षों का रोड मैप किस दिशा में वो जाएगी, किस तरह से विकास के कार्यों को चलाएगी, इसको लेकर के काफ़ी कुछ इसमें होने जा रहा है। रोजगार को लेकर के तमाम बार चर्चा रही है पूरे चुनावों के दौरान, और एनडीए गठबंधन भी कहता रहा है कि वो इसको लेकर के कहीं भी पीछे नहीं है। तो किस तरह की चुनौतियां और किस तरह की एक रोड मैप सरकार देने जा रही है, कुछ इस पर भी क्या चर्चा में है इस तरह के बिंदु, और क्या कुछ रहने की संभावना है? देखिए, बहुत सही कहा आपने निखिल कि चाहे अनचाहे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा उभर करके सामने आया है, क्योंकि जो विपक्ष था या महागठबंधन कह ले, तेजस्वी के नेतृत्व में उन्होंने जैसे कहा था कि हम 10 लाख रोजगार 10 लाख नौकरियां देंगे, और इसके जवाब में बीजेपी ने भी कहा कि हम 19 लाख रोजगार सृजित करेंगे। पार्टियों के एजेंडे में रोजगार पहले रहा हो ना रहा हो, लेकिन ये जो दबाव पड़ा है विपक्ष की ओर से, वो निश्चित रूप से काम करेगा, और जो नई सरकार है प्रदेश में वो रोजगार के नए अवसर तलाशने और नए अवसर के सृजन में जाहिर है कि अपना ध्यान लगाएगी। हालांकि जो पहले का जो एजेंडा था, 7 निश्चय योजना, जैसा कि मैंने आपको बताया, गली नाली योजना, हर घर नल योजना और जल जीवन हरियाली योजना, ये बड़ी योजनाएं हैं, नीतीश कुमार की फ्लैगशिप योजनाएं कह सकते हैं हम इन्हें। लेकिन इसके अलावा अब इससे आगे बढ़ते हुए हर घर में बिजली की बात, हर घर में पानी की बात, अब हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात भी सरकार निश्चित रूप से करेगी, और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। जी निखिल। जी, इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा कि जो विपक्ष है वो भी बड़ा नेक टू नेक चुनावों में फाइट रही है, तो वो एक बार जैसा कि आपने तो उम्मीद जताई कि ये सत्र चूंकि एक तरह से औपचारिक ही है, सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी और राज्यपाल का अभिभाषण होगा, नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन ये सब बिना हंगामे के या बिना विरोध प्रदर्शन के हो पाना कुछ संभव दिखता है क्या आपको? देखिए, इस बार सशक्त विपक्ष है। जब राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ेंगे और फिर उस पर जब चर्चा होगी तो बहुत सारी चीजें निकलने की उम्मीद है। बहुत सारी चीजें, बिहार राजनीतिक रूप से बहुत सरगर्म रहता है हमेशा से ही, और इस बार मतदाताओं ने जो मैंडेट दिया है वो बिल्कुल जैसा कि आपने भी कहा कि एकदम नेक टू नेक है। 110 सीटें महागठबंधन के पास हैं, 8 सीटें अन्य लोगों के पास हैं, और साथ ही साथ AMIM ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है 5 सीटों के साथ जी। तो बहुत सारी चीजें हैं, और जो विपक्ष है वो इस बार काफी मजबूत है, और उसका सामना करना, क्योंकि सलमान ये लगता है कि जो चुनावों के दौरान, प्रचार के दौरान जो कड़वाहट कहीं कहीं जो रहती है, वो पहले सत्र तक तो कम से कम ऐसा समझा जाता है कि वो जो उसकी एक जो बात रहती है वो पहले सत्र तक तो समझ में आती है कि वो दिखाई पड़ सकती है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। पहले सत्र में बिल्कुल आपने कहा कि कुछ कड़वाहट रहती है, और जब सत्र चलने लगता है आगे, जैसे अब मानसून सत्र, ये शीतकालीन सत्र, या फिर आगे अगले साल का सत्र जो आएगा, उसमें वो कड़वाहट कम होगी। लेकिन फिलहाल अभी एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव में जहां कम मार्जिन से पार्टियां जीती है, मतलब एनडीए के कैंडिडेट जीते हैं, कम से कम 10 सीटें, उनका ये कहना है कि उसमें निष्पक्षता को चुनौती मिली है और उससे कॉम्प्रोमाइज किया गया है। तो ये सारे आरोप भी विपक्ष लगाएगा निश्चित रूप से, जो आज का शुरुआती अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हालांकि आज ऐसा कुछ हंगामा होने की जी बिल्कुल, आज जो विधायक हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 8 महीने तक बंद रहने के बाद 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल आज से खुल रहे हैं। जिन स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है, वहां शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 को लेकर जांच की जा रही है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा स्कूल को 15 दिन पहले खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के पास स्कूलों को शुरू करने या बंद करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों को शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच मुंबई में BMC के क्षेत्राधिकार में आने वाले इलाके नासिक, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और कुछ अन्य इलाकों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है।
और इस पूरी खबर पर हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूलों की क्या तैयारियां हैं अगर स्कूल खोले जा रहे हैं, और पेरेंट्स का जानना चाहेंगे, अभिभावकों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि सभी लोग तैयार होते हैं लेकिन अभिभावक भी इस बात का उनके मन में डर है कि जो उनके वार्ड है, जो बच्चे हैं वो जाएंगे तो कहीं कोरोना संक्रमित ना हो। जी बिल्कुल, ये डर है पेरेंट्स के दिल में और दिमाग में कि जो कोरोना के केसेस हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस कम हो रहे थे लगातार, लेकिन जैसे जैसे ठंडी का समय आया, जैसे जैसे ये दिवाली का सीजन निकला है, केसेस फिर से एक बार बढ़ने लगे हैं। और ऐसे में जो डिसीजन लिया गया है कि स्कूल्स को आज से शुरू कर रहे हैं, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंतित है इस बात को लेके, कहीं उनके बच्चे संक्रमित ना हो जाए। बहरहाल अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल्स ने सारे साफ सफाई कर लिए हैं, सैनिटाइजेशन का काम है वो कर लिया है। हमने देखा किस तरीके से हर वार्ड में एक स्कूल को टेस्टिंग सेंटर बनाया गया था और वहां पे उस वार्ड के सारे टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी को बुला के वहां पर कोविड टेस्ट करवाए गए। इसमें से कई सारे जो टीचर्स हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो पॉजिटिव भी पाए गए हैं। इस बात को लेते हुए चिंता अभी भी लोगों के डर में है, लोगों के मन में है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के भी मन में है ये बात को लेके। इसीलिए ये डिसीजन देखते ही देखते कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने, जैसे मुंबई ने तो पहले ही डिसीजन ले लिया था, उसके बाद में नासिक, लातूर, जो सिटी लिमिट्स में आते हैं, वो बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने भी डिसाइड किया है कि अभी के लिए फिलहाल जैसे नवंबर 30 हुआ, दिसंबर 13 हुआ, या उसके भी बाद के डेट्स ऐसे निकाले हुए हैं कि उसके बाद ही स्कूल डिसाइड करेगा कि स्कूल स्टार्ट करना है कि नहीं है। बच्चे जब आएंगे स्कूल्स में, जो स्कूल्स अभी स्टार्ट कर चुके हैं, उनका डेली स्क्रीनिंग किया जाएगा टेम्परेचर के लिए। साथ ही कोई अगर इस सिम्प्टोमेटिक है तो उसे हटा दिया जाएगा, वापस घर भेज दिया जाएगा। और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो बराबर से, इसके लिए पहले दिन पर 50% अटेंडेंस पे ही बुलाया गया है बच्चों को। आगे चलते देखा जाएगा किस तरीके से, या तो ऑल्टरनेट डेज के ऊपर में 50% बच्चों को बुलाया जाएगा, या किस तरीके से निर्णय लिया जाता है ये स्कूल प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, लॉकडाउन की जिस स्थिति बार बार बताई जा रही है, नाइट कर्फ्यू या ये सब की बातें चल रही है, इस स्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि स्कूल्स जो शुरू हुए हैं 8 महीने के बाद, वो बहुत जल्द बंद हो सकते हैं। जी, दो बातें जानना चाहेंगे श्यामा। एक तो स्कूलों को जिस तरह से आपने कहा कि स्थानीय प्रशासन बहुत कुछ उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो समझे कि स्कूल खोलना है कि नहीं खोलना है, पेरेंट्स का कितना कंसेंट इसमें माने रखेगा, कितना ज़रूरी होगा, और दूसरी बात जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किस तरह से किया जा रहा है, क्या कुछ गाइडलाइंस रखी गई हैं स्कूलों को खोलने के लिए और कितना उसका पालन किया जा रहा है? जी, पेरेंट्स की अगर बात कर लें तो सबसे पहले दिलासा देने वाली बात ये है कि अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी नहीं होगा, तो पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे भेज सकते हैं, ना चाहें तो ना भेज सकते हैं। तो ये उनके दिल में एक तसल्ली वाली बात है कि अभी फिलहाल के लिए अगर उन्हें डर लग रहा है कि कोरोना का संक्रमण उन्हें हो जाएगा, बच्चों को हो जाएगा, तो उसके लिए वो निश्चिंत रहें कि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि स्कूल्स टीचर्स का और नॉन टीचिंग स्टाफ का टेस्ट करवा रहे हैं, वैसे बच्चों का नहीं करवा रहे हैं। कई सारे बच्चे अपने दूसरे कॉलोनीज के, सोसाइटीज के बच्चों के साथ खेलते हैं, वो संक्रमण लेके स्कूल में ना आ जाए, इस बात का भी डर है पेरेंट्स के दिमाग में। लेकिन पेरेंट्स कहीं ये भी चाह रहे हैं कि एकेडमिक ईयर जो है वो बच्चों का वेस्ट ना हो, और इसीलिए वो कुछ मन से, भारी मन से रेडी भी हैं कि अपने बच्चों को भेज जाए। लेकिन बच्चों को पूरी तरीके से सिखा के, अवेयर करा के भेजा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, अपने टिफिन को अभी फिलहाल शेयर ना किया जाए, सैनिटाइजर्स का यूज लगातार किया जाए, कुछ खाने के पहले या फेस के ऊपर हाथ लगाने के पहले आप सैनिटाइजर का यूज करिए या आप हाथ धो लीजिए। उसके अलावा जिस तरीके से ये भी बात की जा रही है कि जो स्कूल की तरफ से निर्णय लिए गए हैं, जो एसओपीज की बात है, वो पहले ही मैंने बताया, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अटेंडेंस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो अभी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि फर्स्ट दिन पे या कह सकते हैं लगभग स्टार्टिंग में जो है वो 50% के अटेंडेंस पे है। ऑल्टरनेट डेज कैसे बुलाया जाता है, या ऑनलाइन शिक्षा भी शुरू रखते हैं जो स्कूल स्टार्ट हो गई है, ये सब एक देखने वाली बात होगी। जो जिस तरीके से स्कूल स्टार्ट होगा और किस तरीके से सारे प्रोसेस आगे बढ़ते हैं, वो उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना होगा। जी, और श्यामा ये भी जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं
उनका क्या रिएक्शन है? इतने दिनों के बाद स्कूल जाएंगे वो, जो स्कूल खुल रहे हैं, वो किस तरह से इसको देखते हैं? क्या उनके चेहरे पर मुस्कान है या उनको लग रहा है कि अब इतने दिनों के बाद स्कूल जाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिवाली की छुट्टी होती है या ऑलमोस्ट कह सकते हैं 15 दिन की छुट्टी वेकेशन मिलता है, विंटर वेकेशन, उसके बाद में बच्चे जब रिज्यूम करते हैं तो कहीं उदास जरूर रहते हैं कि छुट्टी खत्म हो गई है। लेकिन इस साल तो पूरा ही साल एकेडमिक ईयर उनका छुट्टी में रहा, घर से पढ़ाई करना पड़ रहा था, लेकिन बच्चे खुश हैं कि अब उन्हें स्क्रीन टाइम नहीं यूज करना पड़ेगा। अब फिजिकल जाके वो पढ़ाई कर सकते हैं, अपने दोस्तों को मिल सकते हैं, अपने टीचर्स को मिल सकते हैं। लेकिन किस तरीके से बच्चे ये न्यू नॉर्मल को अपनाते हैं, वो भी एक चीज देखने वाली होगी। जी, इस पूरी प्रक्रिया में जब ऑनलाइन स्कूल चले तो टीचर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा बोझ रहा। कई स्कूलों में ये भी देखा गया कि उनकी सैलरीज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। कुल मिलाकर टीचर्स इसको कैसे ले रहे हैं कि जो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के ही सही, अब वो कम से कम क्लासेस में बच्चों को पढ़ा सकेंगे? किस तरह से उनका रिएक्शन है? जी, उनका रिएक्शन अगर ये बात करें तो जिस तरीके से आपने पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है टीचर्स के कंधों पे, ना सिर्फ बच्चों का ख्याल रखना, बट ऐसे न्यू नॉर्मल में किस तरीके से बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, साफ सफाई अपने पास में रखते हैं, कोरोना का संक्रमण ना हो, क्लासरूम में ना हो, इस चीज का ध्यान रखते हैं। वो भी एक अभी फिलहाल आगे कैसे चलता है पूरा सिस्टम, वो एक देखना होगा। इसके अलावा जिस तरीके से टीचर्स के सैलरीज कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, जब वो लोग घर से पढ़ा रहे थे, टेक्नोलॉजी का वो न्यू इस्तेमाल कर रहे थे। हमने कई सारे टीचर्स से बात की थी जब टीचर्स डे आ रहा था, जो टीचर्स डे के दिन पर अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मुंबई में से, वो टीचर से भी हमने बात की थी कि किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से नॉर्मली हम पढ़ाते हैं बच्चों को स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे या डस्टर जो व्हाइट बोर्ड रहता है उससे पढ़ाया जाता है, इस बार टेक्नोलॉजी ने पूरा टेक ओवर कर लिया था क्योंकि बच्चों के एकेडमिक ईयर का सवाल था। फिलहाल इसके विपरीत जाएं तो टेक्नोलॉजी टीचर्स ने किस तरीके से अपने तरीके से यूज किया है, क्योंकि एक सादा फोन से, स्मार्टफोन से बच्चों को पढ़ाया गया है। वही सिलेबस, क्योंकि बैचेस में पढ़ाया जाता है तो वही सिलेबस बार बार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये सब चीजों की भी तकलीफ टीचर्स को होती थी। अब फिलहाल टीचर्स इस बात के लिए निश्चिंत रहेंगे कि जो सिलेबस है वो अब स्कूल में आके पढ़ाना होगा तो वो काफी इजी होगा उनके लिए, साथ ही वो बच्चों को ज्यादा इजीली जो नॉलेज है वो पाठ कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो टीचर्स निश्चित तौर पर उनके मन में भी एक उत्साह होगा कि कम से कम बच्चों से सामने वो रूबरू हो सकेंगे, उन्हें उनकी कक्षाओं में पढ़ा सकेंगे। फिलहाल श्यामा, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब हम देख लेते हैं कि पुणे से कुछ विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया रही है स्कूल खुलने या ना खुलने को लेकर। पूरा ख्याल रखा जा रहा है स्कूल से, हमारे टीचर्स और प्राचार्य हमारा पूरा तरह से ध्यान दे रहे हैं और बहुत बड़ी अच्छी तैयारी है उन्होंने की है। यहाँ मैं आके बहुत सेफ फील कर रही हूँ। या सैनिटाइजेशन और सब क्लासरूम का सैनिटाइजेशन किया गया है और हमारी बहुत ख्याल रखेंगे, ऐसा वो सम्मति पत्र लिखे। ऑनलाइन में कभी नेट का प्रॉब्लम होता था, कभी मोबाइल का इशू होता था, तो वो उतने अच्छे से नहीं होती और अभी क्लासरूम में अच्छे से हुई। तो ये थी महाराष्ट्र के स्कूलों की बात, जहां पर कुछ जगहों पर स्कूल खुल रहे हैं, कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर कोरोना महामारी को देखते हुए अभी स्कूल फिलहाल नहीं खोले जा रहे हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे एजेंडे में अगली खबर है कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार की सख्त कदमों की, और इन सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 85,62,641 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 93.68% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.46% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 41,024 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश के 26 ऐसे राज्य हैं जहां 20,000 से कम लोग ऐसे हैं जिनका उपचार चल रहा है। 10 राज्यों में करीब 78% मामले हैं। देश के 10 राज्य 77% नए मामलों में योगदान दे रहे हैं। 13 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा मृत्यु दर है। 21 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम मृत्यु दर है। तो ढेर सारी विविधताएं हैं इसमें। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ कोरोना का कहर नहीं थम रहा है, ये चिंता का विषय है। और हर रोज रिकॉर्ड स्तर में पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को दिल्ली में 6,746 नए मामले सामने आए और 121 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6,154 लोग ठीक भी हुए हैं।
वही अगर महाराष्ट्र की बात करें, जहां के स्कूलों की चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले की, वहां 24 घंटे में पिछले कोविड-19 के 5,753 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 81,512 हो गई है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज 50 और लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 46,623 हो गई है। राज्यों में मरीजों की मृत्यु दर 2.62% है। 4,060 रोगियों के स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अब तक कुल 16,51,064 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 92.75% है। तो अगर केरल की बात करें तो कल 5,254 नए मामले वहां दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 6,227 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत भी हुई है। तमिलनाडु में कोविड-19 मामलों में लगातार सुधार आया है। लगातार 10वें दिन दैनिक सकारात्मक दर 2,000 से नीचे रही है। और कल राज्य भर में कुल 1,655 लोग निरीक्षण में संक्रमित पाए गए, परीक्षण में संक्रमित पाए गए, जबकि पिछले 24 घंटों में 2,010 मरीजों को छुट्टी दे दी गई और 19 मौतें दर्ज की गई। तो विविध तरह के आंकड़े हैं। कहीं पर जो मृत्यु दर है वो कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो लड़ाई है वो सघन है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोविड नियंत्रण के लिए केंद्रीय टीमें भेजी हैं। कोरोना के पॉजिटिविटी रेट को कम करने के लिए राज्यों से कहा गया है कि वो अपने यहाँ टेस्ट की संख्या को बढ़ाएं। अब तक भारत ने 13 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट कर लिए हैं। इसी बीच भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने पीएम मोदी द्वारा कोविड-19 के खिलाफ उठाए गए कदमों की सराहना की है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, किस तरह से देखते हैं इन तमाम आंकड़ों को? जिस तरह से अभी हमने पढ़ा, तमाम विविध राज्यों में ऊपर नीचे, कहीं पे पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो है तस्वीर वो निश्चित तौर पर उत्साह भरने वाली है कि चीजें भले ही दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में जरूर सकारात्मक मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे फ्रंट्स हैं जहां पर अभी विजयश्री हासिल हो रही है। निश्चित तौर पे निखिल, अगर देखा जाए कि भारत ने टेस्टिंग की कैपेसिटी को काफी बढ़ाया है और 2000 से ज्यादा पूरे देश भर में लैब है जहां पे टेस्ट होता है और औसतन 8 से 10 लाख रोज टेस्ट होता है और अब तक 13 करोड़ से ज्यादा टेस्ट कर लिया भारत ने। और टेस्ट का ये फायदा होता है कि इससे जो संक्रमण को पकड़ने में, बीमारी को पकड़ने में आसानी होती है और जितनी बीमारी को आप पकड़ेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी रेट कम होता है। और भारत के अगर देखें आंकड़ा तो पॉजिटिविटी रेट कम है, रिकवरी रेट ज्यादा है, करीब करीब 94% रिकवरी रेट हो गया है। निश्चित तौर पे 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर की केसेस ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम नए केस की बात करें तो करीब करीब 77-78% नए मामले सिर्फ 10 राज्यों से आ रहे हैं। तो उन राज्यों पर अगर सख्ती से काम हो, लोग जागरूक रहें तो ये मामले को और कम किया जा सकता है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, निश्चित तौर पे दिल्ली में पिछले 15-20 दिनों से केस, हालांकि औसतन अगर हम टेस्ट के हिसाब देखें 60-62 हजार टेस्ट हो रहा है, उसमें 6 से 7 हजार का औसतन केस आ रहा है, लेकिन जो चिंता का विषय है वो मौत का है। करीब करीब 110, 120, 100 के आसपास मौत रह रहा है। तो ये सबसे ज्यादा चिंता केंद्र सरकार के लिए भी है, राज्य सरकार के लिए भी है, लोगों के लिए है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आप अगर सही समय पर अस्पताल पहुंचेंगे और कोमॉर्बिड अगर पेशेंट है जिनको डायबिटीज और दूसरी हार्ट की बीमारियां या अस्थमा की बीमारियां हैं, वो अगर उन पॉजिटिव होते हैं तो वो डॉक्टर के संपर्क में रहे, अपने ऑक्सीजन लेवल को लगातार मॉनिटर करे। 94 से कम अगर ऑक्सीजन होता है तो निश्चित तौर पे आपको अस्पताल में जाना चाहिए, ये डॉक्टर्स बोलते हैं। और निखिल, आज एक शाम करीब 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एक मोबाइल टेस्टिंग वैन का शुरुआत करेंगे आईसीएमआर के हेडक्वार्टर से, और ये ऐसे 10 मोबाइल टेस्टिंग वैन जो है वो पूरे दिल्ली में चलाए जाएंगे जहां पर की टेस्टिंग होगी, रैंडमली टेस्टिंग होगी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कहीं भी आप जाकर के टेस्ट करा सकते हैं। एक बड़ा कदम है, टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। जी,
निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने बताया तो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें और इससे पहले भी दूसरे राज्यों में जहां ज़रूरत पड़ी है केंद्रीय टीमें लगातार भेजता रहा है, न सिर्फ पर्यवेक्षण करता रहा है, टेस्टिंग पे और लगातार उसका जोर रहा है। किस तरह से देखते हैं दिल्ली जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर आपने बताया कि एक मोबाइल टेस्टिंग वैन्स ज़रूर चलाई जा रही हैं, क्या कुछ और इसमें किया जा रहा है कि इन जो इलाके जहाँ पर एक बार दोबारा एक दूसरी लहर सी दिख रही है उसको रोका जा सके, चाहे बात महाराष्ट्र की हो या दिल्ली की हो? देखिए, केंद्रीय टीम हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जा रही है। इससे पहले हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में गई है। इससे पहले भी टीम जाती रही है। जहां भी केंद्र सरकार को लगता है कि आने वाले दिनों में इन जगहों पे, इन राज्यों में मामले बढ़ेंगे, वहां पर केंद्रीय टीम जाती है, उनके एक्सपर्ट जाते हैं, राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, उनके जो एक्सपर्ट है, उनको सलाह देते हैं कि आप ये कदम उठाएं और सख्ती से कदम उठाएं। तो वो तमाम काम केंद्र सरकार की तरफ से होता है, राज्यों को सहयोग दिया जाता है। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कुछ जगहों पे, कुछ शहरों में, खासतौर पे अगर मुंबई हो, अहमदाबाद हो या फिर दिल्ली हो, यहाँ पे अगर मामले आ रहे हैं, इसका सीधा सीधा वजह ये है कि जो फेस्टिवल सीजन था या फिर विंटर में केसेस बढ़ने की संभावना पहले से जताई जा रही थी। ऐसे में सबसे बड़ा दायित्व है हम सबका है कि हम जब भी घर से निकले मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बुजुर्ग हो सके तो घर से ना निकलें और ये जो कोविड बिहेवियर है उसका बहुत सख्ती से पालन हम सबको करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम कुछ भी दिखता हो तो आप टेस्ट जरूर कराएं, तभी हम वायरस को पकड़ेंगे और अगर वायरस को पकड़ेंगे तो हम उसको संक्रमण होने से आगे दूसरे लोगों को बचाएंगे। चलिए, निश्चित तौर पर संक्रमित होने से दूसरों को बचाएंगे तो सरकार के साथ साथ आप सबको जागरूक होना है। डीडी न्यूज़ का जो मास्क अप इंडिया अभियान है उसके साथ जुड़ना है, मास्क पहनना है। जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हमारे प्रधानमंत्री का भी संदेश है और इसको आत्मसात करना है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए नितेंद्र आपका। और एजेंडा की अगली खबर पंजाब से है, जहां आज से आंशिक रूप से रेल सेवाएं बहाल हो सकती हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन को समाप्त करने के फैसले के बाद रेल सेवाएं शुरू होंगी। रेल मंत्रालय और पंजाब सरकार सुचारू सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मालगाड़ियों और सवारी गाड़ियों का संचालन फिर से शुरू करने को लेकर पंजाब सरकार की ओर से जानकारी मिली है। पंजाब में ट्रेन सर्विस शुरू करने से पहले जरूरी मेंटेनेंस और चेकिंग का काम किया जाएगा। पहले चरण में कुल 17 जोड़ी ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। इनमें से 8 पंजाब की ओर और 9 जम्मू और कटरा की रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। तो आज का एजेंडा के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।